प्रिय मित्रों, तो लीजिए मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ और आज हम इसके अंदर विज्ञान की जगह गणित लेंगे और गणित के अंदर मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें और अपने रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में एक और अच्छा कंटेंट शामिल करें ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। देखिए, हर बार मैं आपको एक ही बात कहता हूं और आपको पता भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और इस CMPC चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ये ज़रूरी है कि मेरे पास संसाधन इतने नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी मदद इससे मिले, ये मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रीट मेंस एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स गणित और विज्ञान वाला सब्जेक्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और साथ ही ये जो CET का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 23 व 100 के मध्य 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, 23 और 100 के मध्य। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 1 से आपको इधर 1 बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए 1 से 24 तक ले लें आप, और 1 से 24 के अंदर कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होगी, तो 24/6 यानी कि 4। और दूसरा आपको लेना होगा 99, इधर से 1 कम करना पड़ेगा, फिर लगाएंगे तो लगभग 16 बार पूरा जा रहा है। तो इससे आपके फाइनली जो आंसर आएगा वो जो समझने वाली बात है, आपको क्या करना, 16 में से आप 4 माइनस कर लें तो ये कितना आएगा आपके 12। तो आपके जो अभिष्ट संख्या आएगी वो 12 में 1 जोड़ने से आएगी 13। तो ये आपके पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो देखिए कुछ चीज़ों में कुछ जो ट्रिक्स होते हैं वो अपने थोड़ा कुछ ध्यान भी रखने पड़ते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। फिर अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है 2 पावर 49। देखिए 2 पावर 49 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के तरीके मैंने पहले बता रखे हैं आपको। इसको ऐसे करके और 2 पावर आप 48 करें, फिर 2 अलग रहने दें और 2 इसको आप और टुकड़ों में करें, क्योंकि 7 का भाग लगाना तो 2 में जाएगा ही नहीं, तो इस 2 को बड़ा बनाना है। तो 2 बड़ा बनाने के लिए आप क्या करें कि आप 3 कर लें यहाँ पर और ऊपर आप 16 कर लें। तो अब ये कितना हो गया, 2 पावर 8, ध्यान देना। तो 2 पावर 3 यानी कि 8। अब 8 में आप 7 का भाग लगा दे, कितनी बार गया, 1 बार। ये 1 बचा शेषफल, तो समझने वाली बात, ये 1 शेषफल बचा है, तो ये 2 और लास्ट में ये 1 बच गया। अब कुछ भी नहीं करना आपको, तो ये 2 ही इसका आंसर होगा। ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 पावर 200 में 18 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो 17 है और ये 18 है। अब यहाँ समझने वाली बात है, यानी हमें क्या करना, 17 पावर 200 में भाग लगाना है 18 का, ठीक है। तो इसमें ध्यान से अगर देखें तो 17 जो है इसमें आप 18 का भाग लगाएंगे तो इसमें कितने कम पड़ रहे हैं, 1 कम पड़ रहा है, ठीक है ना। ध्यान देना, ये 1 कम पड़ रहा है। अगर 1 कम है, अगर 1 और बढ़ा दिया जाए इसके अंदर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में 18 का भाग पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये +1 है ना, +1 इसका जो है वो शेषफल बचेगा। तो ये आपके सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। बस ये सिंपल बात ध्यान में रखनी है। हम चाहें तो ये वाला सेकेंड वाला तरीका इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन 18 बड़ी संख्या होने से भाग देने में अगर दिक्कत आए तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/n बराबर है, यानी किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसके अंदर क्या करें आप, इसको आप सोल्व करते जाएं, मतलब इसको सोल्व कर लेते, ये क्या बचेगा
3 - 1 यानी कि 2/3, फिर अगला बचेगा 3/4, फिर अगला बचेगा 4/5। ये इस तरीके से चलेगा और ये आपके यूँ करते करते n-1/n बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे समझने वाली बात है। देखो ये सारे पद जो है आगे से आगे कटते जाएंगे, ये यूँ करते करते सारे 5 भी कट जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, नीचे तो बचेगा n, इधर तो ये टर्म बचेगी और इधर 2 बचेगा। तो फाइनली 2/n इसका आंसर होगा, जो आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन हम लेते हैं 5th वाला। क्वेश्चन 5th कह रहा है 3⁻6,773 भाजक 80 के हल में शेषफल क्या है। तो देखो थोड़ा सा इसमें बस ये ऐसे सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने को। जो तरीका बता रखा है मैंने इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है, 3 अलग कर दिया ताकि ये इसको अपन 3 को थोड़ा बड़ा कर सकें। देखो 3⁻1 किया और 3⁻4 करके इसको 1693 कर दिया। 6,772 को 4 इंटू ये कर सकते हैं अपन। अब आपको मालूम है कि 3⁻4 होता है 81, और 81 में आप अगर 80 का भाग लगाएंगे तो आपके +1 मतलब शेषफल 1 बच रहा है ना। ये एक यानी कि यहाँ पर +1 वाला मामला है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो उस केस में ये +1 है तो ये शेषफल यहाँ 1 ही बचेगा। तो ये 1 × 3, तो ये 3, तो ये पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है अशांत आवर्ती संख्या 0.123 बार का परिमेय रूप है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए 0.123 बार को अपन अलग अलग x मान के एक बार 10 से गुणा करते हैं, फिर 100 से करते हैं। इस 3 बार को अलग कर लेते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया तो ये 123 - 12 हो जाएगा और बटा 900 हो जाएगा, क्योंकि अपन उसमें से माइनस करते हैं। तो 37/300 बचेगा। ये इसका आंसर है। तो ये इसके अंदर 37/300 आपके बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है इसको आप ध्यान से देख ले। 4⁻97 - 4⁻96 + 4⁻95 = x डॉट 4⁻95 में x का मान क्या होगा। ज़्यादा इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो 90 कितने 4 6 है, तो 4⁻95 जो है वो इसमें कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 4⁻2 - 4 + 95 कॉमन ले लिया तो ये आपके 1 बच जाएगा यहाँ पर, यूँ का यूँ। इसमें 90 मतलब 4 बच जाएगा और +1, और इधर आपके ये x बचेगा 4⁻95, ये आपके कैंसिल। बस इसको सोल्व किया तो आपके ये जो x का मान है वो क्या आ जाएगा, 4 × 16 में से 4 12 और 1 13, तो ये x = 13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8वां वाला। ये कह रहा है कि 6⁻3 × 3⁻14 × 11⁻7 × 65⁴ के अभज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। हम क्या करते हैं, 6 को लिखते हैं अपन 2 × 3, तो इस पर पावर 3 और ये इस पर भी पावर 3 है ना, सॉरी 3 हो जाएगा। फिर ये 3⁻14 है, ये 11⁻7 है, इसे ये हो जाएगा आपके 13⁻4 और 5⁻4। बस आपको पता होगा कि अभज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, घातों का योग। तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 14 + 7 + 4 + 4, तो ये आपके कितना हो गया 35, कितना हो रहा है ना 35। तो ये आपके डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर चलते अपन आगे 9 वाला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कुछ अलग सिस्टम है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि √13 - √11, √10 - √8, √7 - √5। सबसे पहले तो इनमें आप देख रही है, इनमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहा है। तो आपको ध्यान देना है, इसके अंदर देख लीजिए इनका अंतर देखिए आप, 13 और 11 का 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, सब में अगर अंतर 2 है तो ध्यान देना, जैसे ये क्या ना 13 - 11 2, 10 - 8 2,
7 माइनस 5 भी 2। तो ये आप क्या करेंगे, अगर अंतर समान हो तो बड़ी संख्या का मान छोटा और छोटी का बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, 13 और 11 है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ छोटी पूछी है तो ये बड़ी ये होगी, इसका मतलब आपके ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, ये ए वाला। फिर चलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 10वां क्वेश्चन 10। ये कह रहा है 2 पावर k माइनस 1 प्लस 2 पावर k प्लस 1 इक्वल टू 320 हो तो k का मान क्या होगा। देखिए कोई विशेष बात नहीं है, दोनों में आपके 2 पावर k कॉमन आ गया तो ये यहाँ 1/2 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ये आपके 320, ठीक है। तो 2 पावर k 2 दूनी 4 ने 1 5/2 320, बस ये इसके अंदर कट जाएंगे अगर ध्यान से देखें तो आप। तो ये फाइनली यहाँ पर बचेगा 2 पावर k माइनस 1 बराबर 64, ठीक है। तो ये आपके k बराबर कितना आ जाएगा, 7 आंसर। जनरल कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है यदि 3 पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 पावर x प्लस वाई इक्वल टू √27 हो तो 3 पावर x माइनस वाई का मान होगा। अब ये एक सामान्य कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता तो अपन कैसे इसको मैनेज करें ताकि ये जल्दी हो जाए। तो आप इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3 पावर 2x माइनस वाई 3 पावर x प्लस वाई, इसको अपन क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 पावर 1/2। और ऐसा करके और हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये जो ध्यान से अगर अपन देखें तो 2x बेस इक्वल हो गया यहाँ इस 2x माइनस वाई इक्वल टू, तो आप ले लें 3/2 और दूसरा इक्वेशन इससे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू ऑल्सो 3/2। बस इन दोनों को आप सोल्व करें तो आपके x की और y की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब इसने जो पूछा था 3 पावर x माइनस वाई, तो 3 पावर x यानी कि 1 माइनस 1/2, 3 पावर 1/2 √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 784 इंटू 786 बराबर x² माइनस 1 हो तो x का मान क्या है। ऑप्शन आपके पास में है। अब यहाँ एक खास बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि यदि दो सम या विषम, अब इसके अंदर ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव है ना, क्रमागत सम या विषम संख्याओं में एक जोड़ें, एक जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर इसको ध्यान से देखें 784 इंटू 786 और इसके अंदर एक रखा और ये x² बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखें तो वो जो संख्या आएगी वो इन दोनों के बीच वाली संख्या आएगी और बीच वाली संख्या क्या होगी आपके 785। तो ये सही आंसर इसके अंदर डी होगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहीं गुणा करने नहीं बैठना, इसको यूनिक गुणा करो और फिर इसको करो वापस वर्गमूल निकालो, ऐसा इसके अंदर नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, यह कह रहा है कि यदि समीकरण LX² प्लस NX प्लस N इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, ठीक है, ध्यान से देना, LX² प्लस NX प्लस N बराबर 0 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है -N/L और अल्फा बीटा इक्वल टू है यहाँ पर ये N/L। तो कोई विशेष बात नहीं है,
एक तरह से इसने एक बात रखी कि ये जो मूल है पी और क्यू के अनुपात में है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा बराबर पी अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसने जो पूछा है, ध्यान से देखना, इसने पूछा है ये वाला कि पी अपॉन क्यू का रूट प्लस क्यू अपॉन पी का रूट प्लस एन अपॉन एल का रूट, इसकी वैल्यू इसने पूछी। तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा, रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा प्लस रूट एन अपॉन रूट एल, बस। और इसको अगर आप सोल्व करें तो आप देख लो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है। ध्यान से अगर देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका ऐसे, और इधर हो जाएगा आपके अल्फा बीटा का रूट नीचे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके कितनी आ रही है, जो, क्योंकि ये अपने पास में एन रूट एन अपॉन रूट एन है, तो यहाँ पर ये आपके माइनस का रूट अपॉन रूट एल हो जाएगा। आप इसमें जोड़ें तो ये आपके इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये कॉमन चीज़ें हैं, कोई विशेष बात नहीं। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, क्या है, रूट 31x प्लस रूट 32y बराबर 0 और रूट 32x माइनस रूट 33y बराबर 0, ठीक है। इसमें इसने x और y की वैल्यू पूछी है। ध्यान रखना, इसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 होगी। आपको कहीं इसको गुणांक समान करने नहीं बैठना है। आपको ये याद रखना है कि जब कभी ax प्लस by बराबर 0 और cx प्लस dy बराबर 0, मतलब ये a और b, a b c d कुछ भी हो, यहाँ अगर ये c की वैल्यू अगर 0 हो आपके, इसका मतलब आपके इसमें x और y दोनों 0 होंगे। तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा इसका सही आंसर, b वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 15 की बात करें, ये कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 24 बराबर b स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसने बात कही है वो हमें समझनी होगी। इसने पूछा है कि a स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर मान लो दे रखा है कि ए बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर a प्लस बी का अधिकतम मान पूछा है, तो हमारे पास में यहाँ आप कोई वो उच्चिष्ट निष्ठ वाली थ्योरी दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, अपने कॉमन तरीका यूज़ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको इधर ले लो, a स्क्वायर कोई पूरा, इसके बजाय आप इसको ऐसा करो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 24, क्योंकि हमें b प्लस यानी a प्लस बी चाहिए। तो ये आपके a प्लस बी और ये आपके b माइनस ए 24। अब इसके अंदर करना क्या है, हमें ये देखना है कि जो हमारे पास में 24 है, ध्यान से देखना, हमारे पास 1 इंटू 24, इसके अलावा 2 इंटू 12 बराबर भी 24, मतलब इसके कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। इसके अलावा 3 इंटू 8 बराबर भी 24 और 4 इंटू 6 भी 24। तो ध्यान से अगर देखें तो हमारे a प्लस बी का अधिकतम मान पूछा है, तो अपन b माइनस ए की जगह अपन क्या पुट करें, ध्यान से देख लें, क्योंकि हमारे पास में क्योंकि b प्लस ए अगर अपन 12 रखें, ध्यान से देखना, b प्लस ए अगर 12 रखें तो b माइनस ए अपने 2 होना चाहिए। तो ध्यान से देख लें, आपके पास में ये 12 आया किससे, 6 और 4 से आया है ना, 6 और 4 है ना। तो ये इसमें 6 माइनस 4 बराबर 2 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारे ये जो क्या बनेगा, b प्लस ए की a प्लस बी की अधिकतम वैल्यू 12, तो ये c इसका आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा अपने को इस गुणनखंड के हिसाब से अपने को चलना होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, यदि a और a की आय b की आय से 25% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने % कम होगी। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है a और b, a की आय b से 25 अधिक है, तो आप इसको अगर 100 मान लें तो ये आपके हो जाएगा कितना, अधिक है तो ये 125 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर अपन इसकी 100 माने तो इसकी कितनी हो जाएगी,
तो सीधी सीधी बात है कि उस समय बी की हो जाएगी आपके 100 इंटू 100 बटा 125। तो ये 25 से काट दो इसको, 25 पन्ने 125 और 25 चौके 100 और ये 5 से काटा तो ये कितनी बार 20, तो ये 20 चौके 80। यानी आप देखो कि बी की आय 100 माइनस 80 बराबर कितना 20% इसकी जो है वो कम है। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना चाहिए अपने को। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए किसी ऑफिस में स्टाफ का 40% फीमेल है, 70% फीमेल है। तो इसके अंदर यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, ये 70% मेल है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि टोटल स्टाफ का फीमेल कितना 40% और मेल कितना 70% और 50% जो है मेल स्टाफ, इसको आप मेल स्टाफ में कह दो कि 50% है वो मैरिड है। अब इसने कहा कि अनमैरिड स्टाफ का परसेंटेज क्या है, तो कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है, जो आप मैरिड है मतलब मेल मैरिड कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मेल, इसको मैं ऐसा करता हूँ मेल मैरिड है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 50/100 इंटू 60, ठीक है। ये अपने क्योंकि इसने लिखा ना कुल अगर 40% फीमेल है, ठीक है, और 70% मेल है, इसके अंदर साफ साफ दे रखा है। तो उस हिसाब से अपन जो मेल में से मेल टोटल 60 था तो इस हिसाब से इसका निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा 30। और फिर मैरिड फीमेल निकाल लेते हैं, ये 70/100 इंटू यहाँ पर 40, ये 40 है हमारे पास में, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 28। तो अब फाइनली जो आंसर पूछा इसने, अविवाहित स्टाफ कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 प्लस 28 बराबर 42%। तो ये इसका तरीका होगा। कल थोड़ा सोचने का वाला मामला है, बाकी मुश्किल नहीं है ये। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 80 का कितना परसेंट 80 है। देखिए कितनी बार हम सिंपल क्वेश्चन में भी अटक जाते हैं और जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं 80 का x% बराबर 80, ठीक है। तो 80 बटा मतलब x/100 बराबर 80 और इधर आपके ये 80 है, ये कैंसिल। तो ध्यान से अगर देखें तो आपके ये x बराबर कितना आया इसके अंदर 100%, ठीक है ना। अब कितना मतलब इजी क्वेश्चन है और हम जरा सी मिस्टेक करके इसमें गड़बड़ कर देते हैं। 100 इसमें सही आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की लागत कीमत ₹90 हो और उस पर हानि 5% हो तो बिक्री कीमत क्या है। इसने थोड़े वर्ड बदल दिए हैं, कोई विशेष बात नहीं है। आपके ये CP और SP हैं, कोई विशेष बात नहीं। CP जब 100 है तो 5% हानि का मतलब 95 हो जाएगा और यहाँ पर लागत कीमत 90 यानी कि CP आपके कितना है 90 और ये ज्ञात करना। तो ये SP बराबर हो जाएगा 100 बटे में चला जाएगा 95 इंटू 90, ये कैंसिल। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 8550, ठीक है। 0 लगा दिया है या पॉइंट लगा दो आप यहाँ, ठीक है। तो ये आपके 85.50 जो रुपीज़ है वो इसकी क्या आ जाएगी बिक्री कीमत। ये इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब एक खास बात देखिए, ये 20वां क्वेश्चन, इस 20वें क्वेश्चन को आप ठीक से एक बार नहीं आप 2 बार पढ़ लें। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि।
ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बार तो पहले घोड़े, अब इसमें देखिए मतलब क्रय विक्रय कुछ दे नहीं रखा, अक्सर दे देता कि वो कि इसमें पहले घोड़े पे इतना लाभ है, इतने रुपये लगे हैं, दूसरे की इतनी कीमत है। हमें उन सब पर जाना ही नहीं। इसने जो साफ साफ लिखा है, जब वह ऐसा सौदा करता है एक पर तो 10% लाभ और दूसरे वाले पर 10% हानि, जब ये समान होता है तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 1% हानि। पहली बात तो ऐसे सौदे में हमेशा ही हानि ही होती है, लॉस होता है। और वो भी सीधा सीधा यहाँ 20% करे, 30% करे, 15% करे, आपको हमेशा एक ही आंसर याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर तो लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का तरीका अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपने समय का बचाव कर लेंगे, और इससे आपके कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपका टाइम ले रहे हैं, उनमें आप ये टाइम अप्लाई कर पाएंगे, ताकि आपको आपकी अचीवमेंट बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपके आज कंप्लीट हुआ ये फाइनल आपका आज का जो पेपर है। इसके अंदर मैंने सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट लिए हैं। आप ज़रूर इनको सोल्व करें और अपना रिज़ल्ट अच्छा बनाने की कोशिश करें।